77 से राजनीतिक में है, कितना विधायक बना, कितना बिगाड़े, कितना को बनाएंगे। सवाल बताइए सर, सवाल। कहाँ जाते हैं बोला, जातीय आवासीय हर में घूस मांगता है। मेरे ख्याल से विकास हुआ है, और राखी का ही नहीं पूरे बिहार का विकास हुआ है, जनप्रतिनिधियों का विकास हुआ है। यहाँ गंगा गंदी नहीं है, गंगोत्री ही गंदा है। आप बेवजह आरोप लगाना, व्यक्तिगत लांछना लगाना ये नहीं है, लेकिन मिथिलेश दास रुपया का निकासी और वित्तीय मामला, अगर 100 बार हमारे विधायक हरलाखी का मुद्दा उठाएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं माइक पे बोल रहा हूँ, अगर वो ऑन रिकॉर्ड 100 बार विधानसभा में क्वेश्चन किए होंगे हरलाखी के मुद्दों पे, तो मैं यहीं पे राजनीति से संन्यास ले लूंगा। सर आप लोग फिर हरलाखी। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। पग पग पोखर माछ मखान, विद्यापति के गाथा मधुबनी के शान। प्रणाम, हमारा नाम है आदर्श शिवम और आप देख रहे हैं प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिले के हरलाखी विधानसभा सीट पर, जहां पर हम लोगों ने चौपाल लगाया है। और इस चौपाल का मकसद है कि जो हमारे मंच पर मौजूद जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे हरलाखी के अवाम के अब जो सवाल है उसका जवाब देंगे। इसके अलावा कार्यक्रम का जो प्रारूप है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे सामने जो श्रोतागण बैठे हुए हैं वो अपना जवाब जो है अपने जनप्रतिनिधि से मांग सकते हैं। बीते 5 साल में इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, और आने वाले 5 साल में ये क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उन तमाम बातों को आप इनसे सीधा 2 टुक में पूछ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि इस विधानसभा के इतिहास की बात अगर हम करें तो यहाँ का इतिहास जो है वो काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। वहीं इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर जो है वो है वास्तु विहार, राकेश मसाला और मीडिया पार्टनर है डेली हंट। इस कार्यक्रम के संचालन में हमारी मदद करेंगे रमन कुमार मिश्रा सर, जो आपके मधुबनी जिले के ब्यूरो चीफ हैं। अब मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जो मंच पर मौजूद जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको आप लोग ताली से स्वागत करिए और मैं उन लोगों का नाम आपको बताता हूं। हमारे अतिथि हैं प्रमोद कुमार गुप्ता जो जदयू से विधायक के जनप्रतिनिधि हैं, निशांत मंडल जी जो आरजेडी नेता हैं, वहीं डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा आरएलएसपी पार्टी से हैं, नई नवेली पार्टी जन स्वराज से हरे राम ठाकुर जी हैं, गौरी शंकर महतो जो बीजेपी के नेता हैं, वहीं भूषण कुमार यादव जी जो एफसीसी चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। धन्यवाद सर आप लोगों का यहाँ आने के लिए। प्रभात खबर आपका स्वागत करती है। हमारे साथ एक अतिथि और जुड़े हैं, सीपीआई से हैं राजेश कुमार पांडे जी। अब इस कार्यक्रम को हम 2 कदम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम आपको कुछ बता दें कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिखा है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। हमारा मकसद सिर्फ 243 विधानसभा सीट पर जाकर राजनीति हलचल करना नहीं, बल्कि मतदान को जो मतदाता हैं उनको जागरूक करना भी है। इसके लिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग जहां हैं वहां पर खड़े हो जाएं और अपने दाएं हाथ को आगे करें। हम एक शपथ लेंगे मतदान जागरूकता के लिए। तो चलिए सर शुरू करते हैं इसको। आप लोग जहां हैं अपने सीट पर खड़े हो जाएं सर। सभी लोग अपना दायां हाथ आगे कर ले और मैं जो कहूंगा आप उसको दोहराइएगा बस कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे।
अब कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। हमारे मंच पर जो मौजूद जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं बता दूं, इस कार्यक्रम के प्रारूप के बारे में आपको बता दिया है कि 2-2 मिनट का सर आपके पास समय है। आप इस 2 मिनट में अपने बीते कार्यकाल के बारे में बताएंगे कि हरलाखी विधानसभा सीट के लिए आपने क्या विकास किया है और आगामी जो ये चुनाव होने वाला है उसमें हरलाखी विधानसभा के लिए क्या मुद्दा होगा। तो सर्वप्रथम मैं प्रमोद कुमार गुप्ता जी से कहूंगा, जो जदयू के विधायक के प्रतिनिधि हैं, कि आप अपने प्रतिनिधि के तौर पर आप यहाँ पे प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद हैं। आप बताइए कि बस आपके पास सर 2 मिनट का समय है कि इस बीते 5 साल में आपने और आपकी पार्टी ने हरलाखी विधानसभा सीट के लिए क्या विकास का काम किया है। इस बीच जब से हमारी सरकार तो वैसे 2005 से ही बिहार में एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में चल रहा है, जिसके हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और लगातार हम दूसरी बार उपचुनाव के बाद हमारे माननीय विधायक सुधांशु शेखर जी यहाँ के एमएलए के रूप में हरलाखी की आम जनताओं के विश्वास पर खरा उतरे हैं और 2 बार निर्वाचित हुए हैं। सबसे प्रमुख बात है कि हरलाखी में आज तक जो विकास हुआ, बहुत ऐसी योजना है और आम जनता के हित में जो काम हुआ है जो आज़ादी के बाद तक आज तक नहीं हुआ था। बहुत सारे ऐसे पुल पुलिया है, ग्रामीण सड़क है, उनके एक्सीक्यू से घाट बना है कई गांवों के पोखरा में, यानी कि हर पंचायत और हर गांव में उनके एक्सीक्यू से भी विकास हुआ है। और जो सरकारी योजना है, जैसे ग्रामीण कार्य विभाग का आरयू का सड़क है, पीडब्ल्यूडी का सड़क है, देख लीजिए बेनीपट्टी सिमगांव जो मुख्य सड़क है, भारत सरकार की जो एक केंद्रीय जो हमारे केंद्र में सरकार है जो एनएच सड़क है, क्या स्थिति थी हरलाखी विधानसभा के लोगों को कि घर से निकलना मुश्किल था। और जब से हमारी सरकार बनी है और इनके नेतृत्व में खासकर 5 वर्षों में, आपको यही हाई स्कूल है जहाँ कॉमरेड भंगेंद्र झा जी कहते थे हर्राहा पाठक, और वो क्या कहते हैं ये बांध का मुद्दा लाते थे, बाढ़ का स्थायी निदान की मुद्दा लाते थे, वो 80 के दशक की बात है। आज हमारी सरकार में उस चीज़ को आसानी से उस काम को हो गया है और यहाँ बाढ़ का भी मुद्दा लगभग प्रायः समाप्त हो गया है। रह गई बात सिंचाई के क्षेत्र में, कमला नहर का जीर्णोद्धार 50 वर्षों के बाद हुआ है। जब से कमला नहर बनी थी तो यहाँ के लगभग हजारों एकड़ किसानों की खेती के लिए वो एक सिंचाई का एकमात्र सुविधा है, और यह 50 वर्षों के बाद उसका जीर्णोद्धार हुआ है। सभी किसानों के खेत में पानी जा रहा है। ठीक है सर, अभी आपके बगल में ही हैं निशांत मंडल जी जो आरजेडी नेता हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो प्रमोद गुप्ता जी ने जो कहा है वो कहाँ तक सही है। देखिए, हम हाईवे की बात नहीं करते हैं, यहाँ सभी लोग ग्रामीण गांव से बसते हैं। लोग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर मेन रोड से अंदर है, ठीक है। और माननीय विधायक जी भी अवगत हैं कि सभी मोहल्ला लगभग जल जमाव से ग्रस्त है, मच्छर है, मक्खी है, कई सारा बीमारी उत्पन्न हो गया है, ठीक है। कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं है। ये जो हाईवे की बात कर रहे हैं ये यूपीए की ही सरकार में ये सैंक्शन हुआ और उसी के टाइम से इसका काम चालू हो गया था, डीपीआर वगैरह बन गया था, जो कि लंबे इंतजार के बाद हम लोग के यहाँ सड़क बना। आज तक जो है यहाँ पर जो भी काम हुआ है वो विभागीय हुआ है, वो एक प्रक्रिया में आता है। ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा सड़क बनाना या पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क बनाना या फिर नेशनल हाईवे के द्वारा सड़क बनाना, वो एक विभाग का प्रोसीड्योर है। उसके वो देश में निरंतर कोई भी सरकार होगी तो वो उस पर काम होती है। लेकिन जो भी स्थानीय मुद्दा है, जो गांव में मोहल्लों में जो समस्या है, अभी बोल रहे थे पटवन के लिए, सबसे ज़्यादा समस्या पटवन का है। एक जगह पर कृषि के लिए उचित उपाय नहीं है कि जो है सो पटवन हो सके। कोई बांध दुरुस्त नहीं है, एक भी बांध दुरुस्त नहीं है। यहाँ की जनता बतलाएगी। अभी पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है था, एक भी पीएचडी का नल जल चालू नहीं है। अभी ये बारिश हो गया, लोग राहत में आए, नहीं तो पोखर के पानी से
खाना बनाने के लिए और नहाने में इस्तेमाल कर रहे थे। कई सारे लोग इस स्किन इन्फेक्शन से आज भी पीड़ित है और उनका इलाज जारी है। ठीक है, मैं अब वहीं इन आरोपों के लिए मैं पूछूंगा संतोष सिंह कुशवाहा जी से कि ये जो कह रहे हैं निशांत मंडल जी, जो आरोप लगाए हैं कि नहीं ऐसी ऐसी बात है, वो सही है या फिर इस पे आपका क्या मुद्दा है? सबसे पहले नमस्कार सभी लोगों को। देखिए, निशांत शेखर जी जो भी कहा है कि ये सरकारी योजना है उसके थ्रू होना, ये पीडब्ल्यूडी हो या मुख्यमंत्री वाला विकास हो, ये चीज़ 2015 से पहले कहाँ लागू था? 2005 से पहले तो ये नहीं था। 2005 से पहले जिसकी सरकार थी उस टाइम में तो ये नहीं था। यही रोड है, यही उमगांव वाली रोड है, यही गांव की रोड थी, हाईवे तक नहीं था। तो उस टाइम में भी तो ये था, नियम तो उस टाइम से भी है। हाँ, जहाँ तक अभी की बात है, ये जो जल के लिए बात की है, तो ये ऐसा नहीं, ये तो प्राकृतिक आपदा है। ये इसमें किसी सरकार की नहीं, ये तो प्राकृतिक आपदा है। बारिश नहीं हुई है, प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा में फिर भी हमारे सरकार ने हर पंचायत को, जहाँ भी नल जल शुरू नहीं, हम मानते हैं नल जल हर जगह नहीं शुरू हुए, जहाँ नहीं शुरू हुए वहाँ पे व्यवस्था की गई। हर तरह की किवायत जो भी हुआ, जनता परेशान हुई थोड़ी सी, लेकिन उसको दुरुस्त किया गया। ठीक है सर, अब हम जानना चाहेंगे जन स्वराज से हरे राम ठाकुर जी से कि आपने जदयू प्रतिनिधि का भी बात सुना, आरजेडी प्रतिनिधि का भी बात सुना और आरएसपी पार्टी के भी जनप्रतिनिधि का बात सुना। अब इस पे आपका क्या मुद्दा है, आप क्या सोचते हैं? वो हरलाखी विधानसभा सीट पे जो यहाँ मौजूद हमारे मतलब मैदान में जो हमारे मौजूद जनता है, उनको आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो सभी श्रोताओं दर्शकों को, आपको भी नमस्कार करता हूं, सम्मानित मंच को भी नमस्कार करता हूं। अब सबसे पहले जानिए कि आज तक देश में, खास करके बिहार में, जब से चुनाव हो रहा है, खास करके हम लोग को जो जागरूकता आई है 35 वर्षों में चुनाव का कोई मुद्दा रहा ही नहीं। इन्होंने हाईवे एक्सप्रेस की चर्चा किया, इन्होंने पटवन और सिंचाई की बात किया। आज पूरा हरलाखी कम वर्षा के वजह से सारा किसान आज अपने घर का सब कुछ लेकर के खेत में डाल दिया है और आज रो रहा है। कहीं सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। बिजली विभाग भी आज भी 80 और 90 के दशक में जो तार लगाए हुए हैं, उसी तार पर बिजली विभाग अपनी बिजली संचरण व्यवस्था दोहरा रही है और कहीं कोई मालिक नहीं है इसका कि हम किसके यहाँ जाकर के अपनी अपील कर सकते हैं। विकास केवल अपने फंड का उपयोग कर लेना ही विकास नहीं है। विकास जनता से जुड़ी सभी जन समस्याओं पर प्रतिनिधि को सोचना और उसका हल करना एक विकास है। और आप केवल यह कहते हैं कि मुझे 2 करोड़ रुपया मिला, मैं गली गली बना दिया, नाली गली बना दिया। आप 7 वर्ष से नल जल योजना चला रहे हैं। जो बिहार में 2 मिनट में नल जल योजना जांच हो जाता पूरे बिहार का, वो सिस्टम हमारे विश्व में लगा हुआ है कि हम पूरे राज्य में हमारा सिस्टम कैसे चल रहा है, मैं पटना से बैठकर देख सकता हूं, जिसके लिए आज 7 साल से डीएम और डीडीसी केवल जांच कर रहे हैं और कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा है, कहीं कुछ चालू नहीं हो रहा है। वो तो अकाल की परिस्थिति पानी की बनी है, जो कुछ पीएचडी विभाग दौड़ दौड़ करके पानी पहुंचाया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। बाकी इस हरलाखी विधायक जो 35 साल पहले था, आज भी वही है। जन समस्या का अंबार है, भ्रष्टाचार चरम पर है। 70% जनता जो गरीब गांव किसान में रहता है, उनका जीवन जीना दुर्भर हो गया है, वो जी नहीं पा रहा। ठीक है सर, हम फिर आपके पास आएंगे। अब चलते हैं हम सीधा गौरी शंकर महतो जी के पास, जो बीजेपी से के जनप्रतिनिधि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार। सर माइक को थोड़ा और करीब करिएगा। हमारा एनडीए सरकार, मोदी जी 11 साल बेमिसाल का कार्य करने का काम किए हैं, जिसमें मुफ्त गैस कनेक्शन से लेकर के। सर देश दुनिया की बात नहीं, सिर्फ हरलाखी विधानसभा सीट की बात करनी है। हरलाखी में भी गैस कनेक्शन बस दिया सिर्फ गया यहीं की बात। हरलाखी में भी गैस कनेक्शन दिया गया है, इसलिए माने जाके सब जगह का कार्य करते हैं। नाल गली कुची में रोड बनाने का कार्य किए हैं। अच्छा संतोष जी आइए। ठीक। हेलो, एनडीए सरकार द्वारा जो कार्य किया गया है, मुफ्त बिजली हो, सड़क के चौड़ीकरण हो, ये सारी सुविधाएं जो भी
आम पब्लिक को चाहिए वो सरकार दे रही है, एनडीए सरकार, इसमें कहीं से कोई दुविधा नहीं है। अभी आरजेडी नेता ने कहा कि मतलब यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है, आप कह रहे हैं पूरा विकास हुआ है। खैर उन बातों को हम यहाँ पे जो बैठी हुई जनता है उनसे जानेंगे, और उससे पहले जो हमारे साथ भूषण कुमार जी जो हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या हरलाखी में विकास हुआ है या नहीं। चलेगा, ठीक है। सीपीआई से जो हमारे साथ राजेश कुमार पांडे जी जो हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या सर हरलाखी में विकास हुआ है या नहीं। तमाम प्रभात खबर के मीडिया बंधु को हम अभिनंदन करते हैं, और आप सबसे पहले यहाँ खड़ा करके वोट का शपथ पहले लिवाए हैं। हम जानना चाहते हैं आपसे कि दो दिन पहले जो कह रहा है कि बीजेपी प्रधानमंत्री जी गया में आए हुए थे और बोले कि बांग्लादेश का आदमी को हमने एफआईआर पे नाम छाटने का काम किया है। हम पूछना चाहते हैं जो प्रतिनिधि कि हरलाखी विधानसभा में कौन बांग्लादेशी का नाम काटे हैं, यह बात का पहले डिबेट हो यहाँ कि यहाँ कौन घुसपैठी बांग्लादेश का आदमी है हरलाखी विधानसभा में जो नाम काटे हैं, उसका पहले डिबेट हो, उसके बाद आगे का विकास का चर्चा हो। नहीं सर, यहाँ पर बात जनता की होगी, आप उसका जवाब देंगे, आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। सवाल वहाँ जो बैठी हुई जनता है वो आपसे पूछेगी। वही बात आप हाँ, आप बोले हैं ना। हाँ, सर वो आपका वो राजनीतिक आपस का मुद्दा है। यहाँ मुद्दा ये है कि विकास हमने कितना किया और आगे का मुद्दा क्या है। और विकास की बात कहते हैं, जिस कैंपस में आप बैठे हुए हैं जहाँ लगा रहे हैं, यह छल देवाली कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलसी बद्री बाबू का बना हुआ है। इस कैंपस में जितना विकास हुआ है सीपीआई के द्वारा हुआ है, जबकि विधायक जी के द्वारा नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट, आप कह रहे हैं कि 10 के बाद हर पंचायत हर मोहल्ला, आज बोले हैं जनप्रतिनिधि के हैसियत से जदयू के प्रखंड अध्यक्ष जी, इनके गांव में इनके पंचायत में 4-4 गो विद्यालय सीपीआई ने खोलवा के दिए हुए हैं प्राथमिकता से। आज 10 में से 10 साल में एक भी विद्यालय इनका विधायक कोनो हरलाखी विधानसभा में एक भी प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया हो, ये डिबेट होना चाहिए। यहाँ विकास की चर्चा करते हैं, शिक्षा नहीं रहेगा और कहते हैं जल अकाल क्षेत्र है। 8 दिन से धनियापट्टी में फाटक लगा हुआ है। कल हम लोग जाके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिख के दिए, इनका विधायक कहाँ पानी आता, जीरो सवाल है कि सोहरोल शाखा तक पानी जाता। कहन नहर में 50 साल से नहर खुदाई हुआ है, खुदाई के क्या होगा, पानी नहीं रहेगा तो खुदाई के क्या होगा। कमला नहर में पानी है, अंतिम बॉर्डर तक पानी जाना चाहिए। हर बिंदु पर फेल जा रहे हैं। ठीक है सर, अब यहाँ ये मंच जो है सो अब यहाँ पर जो मौजूद जनता है उसके लिए खुल गई हुई है। किन लोगों का सवाल है जो आप अपने जनप्रतिनिधि से पूछना चाहते हैं, वो हाथ अपनी खड़ी करें। किन से आपका सवाल है? हमको सवाल है यहाँ के जनप्रतिनिधि से कि ब्लॉक में हो, चाहे थाना में हो, चाहे बैंक में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, सब जगह दलाली का अंबार है। मेरा नाम है नंदलाल यादव, हम 77 से राजनीतिक में है। कितना विधायक बना है, कितना बिगाड़े और कितना को बनाएंगे। सवाल बताइए सर। सवाल कहाँ जाते हैं, बोला जातीय आवासीय आय हर में घूस मांगता है, समझे। घुसखोरी का जदयू के प्रतिनिधि से इनका सवाल है कि जहां भी जाते हैं इनसे मतलब घूस लिया जाता है। और भी मैं सवाल लेकर आपके पास आता हूं सर। आपका सवाल किनसे है? हमारे जो अभी जदयू के विधायक आए हुए प्रतिनिधि उनसे है। पहला चीज उन्होंने बताया है कि विकास क्या है हरलाखी में। अगर आप देख सकते हैं कैमरा के पीछे, आप देखिए 100 मीटर दूरी पे जदयू के विधायक के द्वारा एक फंड लगाया गया। कितना विकास हुआ है, छत तक भी नहीं लाई हुई है। तो आप विकास की बात कर ले, हरलाखी में एक सड़क की स्थिति इतना बद से बदतर है कि पूरा खराब है। आप जहाँ चल नहीं पा सकते हैं। और दूसरी बात, ये स्वास्थ्य आप हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कभी जाइएगा, सांप काटने की एक दवा तक यहाँ वेटिंग नहीं मिलती है। और जो विकलांग सर्टिफिकेट के लिए जो दर की ठोकरें खाती है यहाँ की बुजुर्ग महिला बच्चे, जो भी
यहाँ से सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। सदर हॉस्पिटल जाइएगा 30 दिन तक आप दौड़ते रह जाइएगा, लेकिन एक सर्टिफिकेट विकलांग की नहीं मिल पाता है। तो विकास कितना हुआ ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, और आपका क्या सवाल था भैया? यहाँ हमें पता चला कि विधायक जी आ रहे हैं, तो हमने दरभंगा से चल के, हम यहाँ नहीं रहते, दरभंगा रहते हैं, और वहाँ से चल के हम उनसे सवाल करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ आए तो पता चला विधायक जी भी गायब है। आज से ये है आपको 28/8/16 का ये अनुशंसा किए हुए थे विधायक जी। NOC है, नहलिया पंचायत में एक छठ घाट बनना था, अनुशंसा करके गए, आज तक दोबारा वो रिटर्न नहीं आए हैं कि इस पंचायत में छठ घाट बना कि नहीं बना। अब बताइए, ये बोले हैं कि हर पंचायत में विकास हुआ है। आज तक उस गांव से एक वोट छोड़ के सारा वोट जदयू को जाता था, मतलब सुधांशु शेखर को हम लोग ने दिया, लेकिन आज तक वो रिटर्न नहीं आए हैं। क्या कारण है? वर्तमान विधायक जो हमारे हरलाखी के सुधांशु शेखर जी हैं, सत्ता में वो हैं तो सवाल उन्हीं से होगा। हरलाखी ने उन्हें 10 साल का समय दिया। हरलाखी में जो विकास होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ। अगर मैं हरलाखी की बात करूं, आप एक पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकारिता करता हूं। हरलाखी के गांवों में जाकर आप आम जनमानस जो है उनसे अगर पूछिएगा तो विधायक का नाम तक नहीं जानते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी SIR की प्रक्रिया चल रही है। जब मैंने एक व्यक्ति से बात करा तो कहते हैं कि मेरा नाम काट दिया गया। उनका विवाह जो है नेपाल में हुआ है। बॉर्डर, हरलाखी जो है बॉर्डर से सटा इलाका है। जो भी विधायक जी के पास जाते हैं एक सिग्नेचर तक करके विधायक जी नहीं देते हैं। तो विधायक जी का यही हाल है। और जो विधायक, सवाल पूछिए। सवाल यही है कि वो जो कह रहे थे कि हाईवे की बात कर रहे थे, रोड की बात कर रहे थे, हरलाखी की स्थिति यही है। आप गांव गलियारों की देख लीजिए, जल जमाव की स्थिति है, बिजली की समस्याएं हैं, तमाम ऐसी समस्याएं हैं। भ्रष्टाचारी जो है चरम पर है। तो हरलाखी कहीं ना कहीं अभी विकास से कोसों दूर है। चार सवाल ले लिया हूं, फिर आता हूं सर आपके पास, फिर आता हूं सर। आपसे 4 सवाल की है यहाँ की जनता ने। पहला है कि विकास नहीं हुआ है, हेल्थ सेक्टर पर सवाल है। तीसरा है कि जल जमाव का, चौथा कि करप्शन। इन चारों सवाल का जवाब सर आप दीजिए। आपसे जानना चाहते हैं कि पहले किसका दें? पहले करप्शन पे दे दीजिए सर। करप्शन पर हम देना चाह रहे हैं कि देखिए, यहाँ के जो लोग हैं और सभी क्षेत्रों में बहुत सारी आवश्यकताओं का अनंत है और अंबार लगा हुआ। लोग डिटेन नहीं करना चाहते हैं। एक आध दिन काम अगर सरकारी स्तर से अगर नियमानुकूल होगा तो वह नियमानुकूल नहीं कराना चाहते हैं। वही लोग कन्विंस करते हैं कि जो कुछ पैसा वैसा लेना है ले लीजिए, काम कर दीजिए। मेरे कहने का अर्थ है कि इस हरलाखी प्रखंड में या चाहे थाना में या चाहे किसी भी सरकारी संस्थान में हमारे जनता दल यू के या हमारे सरकारी पार्टी के या NDA गठबंधन के लोग खास तौर पर नहीं जाते हैं। और लोग आवाजाही लगा। आज ब्लॉक के CCTV कैमरा में देखिए, आज थाना के CCTV कैमरा में जाके देखिए, आज अस्पताल के CCTV कैमरा में जाके देखिए। खासकर वैसे कुछ लोग जो हरलाखी में हैं उसको भ्रष्टाचार पर बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार को जहां शिकायत मिलती है टोल फ्री नंबर के माध्यम से हो या चाहे निगरानी विभाग के माध्यम से हो, तो सरकार उस पर कंट्रोल करती है। हम आप जानते हैं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का मुद्दा लेकर बिहार में काम कर रही है। और कई CO, कई DSP आप देखे होंगे, कई SDO, कई अंचलाधिकारी, माने सभी अफसर जेल के अंदर गए हैं और उनको भ्रष्टाचार के तहत उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। विकास नहीं हुआ आपके क्षेत्र में। अब ये कहना मेरे कथनानुसार हम उस पर क्या कहें, आप हम गिनती करा देंगे। कोई ऐसा पंचायत और कोई ऐसा गांव नहीं है जहां इस 9 वर्षों के कार्यकाल में, 10 वर्ष तो हो ही गया, 9 वर्षों के कार्यकाल में सुधांशु शेखर का जी हमारे रहे, पूर्व के MLA शालिग्राम यादव रहे, यानी 2005 से इस गांव घर का क्या हाल था, मिट्टी पर लोगों को चलना पड़ता था। खरंजा, बहुत सारे ऐसे गांव में खरंजाकरण नहीं था। आज वैसे हर गांव में PCC सड़क का निर्माण हुआ है, नाली गली का निर्माण हुआ है। प्रमोद जी, एक सवाल क्योंकि आपने ही अभी कहा है भ्रष्टाचार पे,
जब आप ये जानते हैं कि ब्लॉक में बिचौलियों का या भ्रष्टाचारियों का आवाजाही है, तो फिर आपने उसको रोकने के लिए क्या किया है? अब वही लोग हैं, हमारे कहने का अर्थ है कि उसकी शिकायत सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। हम लोग अपने स्तर से जो उच्चाधिकारी है उसको तो शिकायत करते ही हैं, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि अगर कोई पैसा लेता है उसके लिए सरकार व्यवस्था करती है। आपको क्या कहते हैं, सरकार ने टोल फ्री नंबर दे दिया है, निगरानी विभाग का नंबर दे दिया है जो सार्वजनिक है, सब लोग कर सकते हैं। वैसे हमारी सरकार तो लगी हुई है, आप देख रहे हैं, कोई शिकायत मिलता है तो तुरंत उसको उस पर FIR होता है, उसको दबोचा जाता है, पकड़ के जेल के अंदर भेजा जाता है, उसका सेवा समाप्त किया जाता है। सर, आप शिक्षा की बात भी कर रहे हैं, शिक्षा में बहुत ज़्यादा विकास आपने किया है। आपके ही जो हमारी बात अभी कुछ देर पहले हुई थी कि यहाँ इंटर के बाद जो लोग विद्यार्थी ग्रेजुएशन करना चाहे उनके लिए क्या इंतजाम आपने किया है? पिछले 15 साल की बात करें, 5 साल की बात करें, आपके प्रतिनिधि, आपके सरकार ने क्या किया उसके लिए? प्रोत्साहन राशि सर, विद्यालय की सर मैं बात कर रहा हूँ कि विद्यालय यहाँ शिक्षा का क्या इंतजाम है? यहाँ से मधुबनी जा रहा है आपका विद्यार्थी, आपके क्षेत्र का। हाँ, डिग्री कॉलेज देखिए, इंटर लगभग तो हर पंचायत में अब हमारा हाई स्कूल हो गया है, +2 भी हर पंचायत में। पहले आप देख लीजिए, इस हरलाखी विधानसभा में मुश्किल से 5-7 ही हाई स्कूल थे, अब हर पंचायत में हमारी सरकार ने व्यवस्था कर दिया। आपके 37 पंचायत का सर ये आपका क्षेत्र है, हाँ। 37 पंचायत की अगर मैं बात करूं तो इंटर के बाद का इंतजाम क्या है? डिग्री कॉलेज हमारे विधानसभा में आपको 2, हमारे विधानसभा के अंतर्गत 2 डिग्री कॉलेज है। एक कालिदास उचैठ है या एक क्या कहते हैं मधवापुर राम निरंजन जनता महाविद्यालय, हमारे विधानसभा में भी 2 है। लेकिन अब निशांत जी उसका जवाब दें। अब ऑनलाइन का व्यवस्था उसका कैपेसिटी कितने विद्यार्थी का जवाब देने दीजिए। 37 पंचायत में आपने जो कहा कि जो डिग्री कॉलेज का इंतजाम है, हमारे अलावा भी अन्य कई सारे समाज के प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। आपको बैठ जाइए भैया, आप विधायक जी सबके पास आएंगे, शांति बनाइए, शांति बना के रखिए, आपके पास आएंगे। जनता जानना चाहती है कि यहाँ की कितने बच्चे हैं जो कि इंटर के बाद उच्च शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर मधुबनी जा रहे हैं, और आपके पास कैपेसिटी कितना है ये 2 डिग्री कॉलेज का, जिसके बारे में आप बतलाए हैं। केवल उतना में ही पूरे विधानसभा सिमट गया और बच्चा नहीं पढ़ेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा वंचित छात्राएं रहती है, घर की बेटी हो जाती है अशिक्षित। इसका कारण है कि अधिकांश लोग प्रवासी हैं, वो अपना रोजी रोटी के लिए बाहर काम करते हैं, और वो उनके घर में बच्चियों को ले जाने वाला अभी जो इस सरकार में जो ये बलात्कार, हत्या, लूट के वजह से डर से लोग अपने बेटियों को मधुबनी भेजने से डरती है कि मेरे बेटी के साथ कोई अनहोनी नहीं हो जाए। और सबसे अत्यधिक शिकार यहाँ की छात्राएं हो रही है उच्च शिक्षा से। इसके लिए कौन जवाबदेह है? आप जवाब दीजिए। आप 10 साल से आप सर इसका जवाब मैं संतोष सर से मांगूंगा कि ये जो अभी निशान सर ने कहा वो सही है या नहीं। देखिए, अभी हम जहाँ बैठे हुए दीनदयाल उच्च विद्यालय, हमेशा से इसको हाई स्कूल लोग बोला जाता था। मैं जानता हूँ एनडीए सरकार आने के बाद जितने भी हाई स्कूल थे सबको +2 में कन्वर्ट किया है। निशांत बाबू एकदम सही बोले। हमारे इस हरलाखी विधानसभा में बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश सरकार का कि उन्होंने +2 में किया अपग्रेड। लेकिन क्या वो +2 में क्लास लेने के लिए भवन उपलब्ध है, टीचर फैकल्टी उपलब्ध है, शिक्षक उपलब्ध है? निशांत जी सबको अपना बात पूरा करने दीजिए, बीच में टोकिए मत। जहाँ तक है भवन की बात, भवन भी पूरी है। आपको पता होगा थोड़े दिन पहले ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लेकर के टीचर बढ़ाया। अभी हमें नहीं लगता कि किसी स्कूल में 20 से नीचे टीचर है। हर डिपार्टमेंट का है, स्टूडेंट नहीं है लेकिन टीचर उतना ज्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी स्कूल में आकर के आप देखिए, कहीं भी हर जगह अभी टीचर की ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर है, सारा क्वालिफाइड टीचर आकर के रखा हुआ है। हमारा मुद्दा 10+2 इंटर के बाद के विद्यालय या कॉलेज की बातें चल रही है। मुद्दा देखिए, बात यही है, आज की बात करें या पहले की बात करें, हम अभी की बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोले, पहले ये हाई स्कूल था, इसको +2 में कन्वर्ट किया गया है। आपने उच्च शिक्षा का बात किया, हम लोग जब पास किए उस टाइम में तो हाई स्कूल भी प्रॉपर नहीं था एक जगह पे, ठीक है। हाँ, इस चीज में हम उनका सपोर्ट करते हैं कि हमारा हरलाखी विधानसभा का जनसंख्या है उसके लिए 2 डिग्री कॉलेज सफिशिएंट नहीं है, होना चाहिए। इस पे काम करेगा आगे भी, हमारा सरकार आगे भी काम करेगी इस पे। अब मैं जन स्वराज से हरे राम ठाकुर जी से जानना चाहूंगा कि आप इनकी बातों से कितना संतुष्ट हैं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बिहार में शिक्षा नाम की कोई व्यवस्था है ही नहीं। स्कूल में खिचड़ी और क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी में डिग्री, इसके सिवा कुछ मिलता ही नहीं है बिहार में। और ऐसे शिक्षकों से
आप पूछ लीजिए तमाम श्रोताओं और दर्शकों से कि क्या आप जो बिहार में शिक्षाएं मिल रही है उसमें 4th ग्रेड का नौकरी कोई कंप्लीट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो ये तो मात्र दिखावा है। आप +2 बना दिए, 38-40 का अनुपात आपने शिक्षक का रखा है। तो शिक्षक अगर पूरा है ही तो फिर शिक्षकों की बहाली कैसे हो रही है? जबकि पूरे राज्य में मात्र 23 लाख सरकारी कर्मचारी उपलब्ध हैं और आप कह रहे हैं कि मैं 1 करोड़ नौकरी दे दिया, मैं 5 करोड़ नौकरी दूंगा। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं, आप कह क्या रहे हैं। इसीलिए शिक्षा की व्यवस्था बिहार में पूरे राज्य देश से सबसे ध्वस्त व्यवस्था अगर है तो शिक्षा की व्यवस्था। आप बोलिए। एक तरफ जहां एनडीए कह रही है कि शिक्षा हमारा बिहार में बहुत आगे है, वहीं पे आप उस बात पर अंकुश लगा रहे हैं। इसके लिए हम गौरी शंकर महतो जी से जानना चाहेंगे कि कहां तक सही है। शिक्षा का स्तर जो है पहले से ही बहुत नीचे था, अब धीरे धीरे जो अपग्रेड हो रही है। पहले मान लीजिए पूरे हरलाखी प्रखंड में एक हाई स्कूल उमगांव में और दूसरा सोनई में और तीसरा खिरहर में 3 हाई स्कूल हुआ करता था, जबकि आज 17 हरलाखी प्रखंड में 17 पंचायत हैं। 17 पंचायत में अपग्रेड हाई स्कूल है और उसको 10+2 भी किया गया है। आज से पहले एक भी डिग्री कॉलेज नहीं थी, लेकिन फिर भी डिग्री कॉलेज 2 अपग्रेड किया गया है और उसमें नामांकन चालू है। धीरे धीरे इस प्रक्रिया की तहत और भी जगहों पर डिग्री कॉलेज की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो कोई जनता अगर अपना बात रखना चाहें। सभी यहाँ उपस्थित सम्मानित हमारे मंच पे और सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। जी, मैं पूछना चाहता हूँ अपने सरकार से और अपने माननीय प्रतिनिधि से कि आपने अभी तक 10+2 और डिग्री की बात कही, और मैं समझता हूं कि 10+ और डिग्री पास करने के बाद बेरोजगारी और इतने ज़्यादा जो मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है उसका मुख्य कारण यही है। तो हमारी सरकार ने पूरे मधुबनी जिला में क्या ऐसी भी कोई कॉलेज की स्थापना किया जहां से हमारे मैट्रिक पास करने के बाद और इंटरमीडिएट करने के बाद हमारे बच्चे 1 ईयर का डिप्लोमा, 2 ईयर का डिप्लोमा, पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, डेंटल कॉलेज, क्या कुछ इस तरह की या कोई इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन की बात करूंगा, क्या आज तक इस तरह का कोई भी उद्घाटन या कोई भी आविष्कार किया जहां हमारे हजारों लाखों बच्चे छोटे छोटे पैरामेडिकल का कोर्स करके अपने स्वरोजगार से जुड़ करके अपनी जीवन की स्थिति को बेहतर बना सकता है? प्रमोद जी जवाब दें। देखिए, मेरा मानना है कि हर प्रखंड में कौशल विकास केंद्र के माध्यम से आपको कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है और हमारे बच्चे वहाँ लगातार जाते आते हैं। और जिन बच्चों को आगे पढ़ना है तो कौशल विकास केंद्र मधुबनी है, क्या कहते हैं, मिठौली में, वहाँ के माध्यम से जिस बच्चा को मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अगर कहीं आगे पढ़ाई करना है तो वहाँ से सारी ऑनलाइन का व्यवस्था है कि आप क्या चाहते हैं, क्या चूज करते हैं। अब तब उसके लिए आपको इंट्रांस या जो भी व्यवस्था, सरकार को तो अब इंट्रांस के साथ आना है, इंट्रांस की व्यवस्था के साथ उसका चयन होता है और उस टेक्निकल विद्यालय में वो पढ़ाई करता है और आगे की वो नौकरी उससे संबंधित वो तलाश करता है। सरकार का व्यवस्था ये सब था। आप देख लीजिए 2005 से पहले माने टाइप राइटिंग व्यवस्था पर आप क्या कहते हैं, हमारी सरकार चलती थी, हमारा ऑफिस और कार्यालय चलता सर, और जनता की और बातें जाने। सबसे पहले तो मैं 35 सालों की सरकारों से पूछना चाहता हूं कि सभी कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ, तो हमारा बिहार देश के सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य क्यों है? मैं ये प्रमोद जी से पूछना चाहूंगा जो विधायक के प्रतिनिधि है। दूसरा, शिक्षा की बात भी इन्होंने ही उठाए थे। मैं बताना चाहता हूं कि 535 छात्र है बास्की के एक स्कूल में जिसमें 5 टीचर है, अनुपात क्या है? 40 अनुपात में आप कह रहे हैं कि हर विद्यालय में मैंने शिक्षकों को अधिक से अधिक नौकरी दिया हूं छात्रों को, तो आज संख्या क्यों कम है? इसका प्रमोद जी आप हमको जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, आपने एक और बात बोला था कि अगर घूस लेता है तो देता है लोग क्यों? मुझे एक बात बताइए कि पीएम आवास अभी सरकार ने नाम जोड़ने का काम किया है। आप भी जानते हैं कि वीडियो के द्वारा 2000 रुपया
लिया जाता है। अगर जो अध्यक्ष जो वार्ड सदस्य अगर वसूली करके नहीं देता है तो आप ही के पदाधिकारी द्वारा पाला गया दलालों से वसूली करवाता है। क्या ये बात सांसद के कानों तक नहीं जाती है जो उससे संबंधित है? क्या वो सिर्फ 5 साल में एक बार वोट लेने के लिए आते हैं? उनके कानों में ये आवाज जा रही है तो फिर ब्लॉक मुख्यालय में आकर के उस भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आप विकास की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार का बात मैं कहता हूं। बौढ़र से खीरहर तक जो रोड बनी है 2 महीना हुआ है मात्र। आज जा करके देखिए कि उस सड़क का क्या हाल है। 1 मिनट सर, मैं और आपसे बोलना चाहता हूं, जितनी भी योजनाएं चल रही है, 1 मिनट, जितनी भी 1 मिनट जितनी भी आपके द्वारा योजना चलाया जा रहा है, सारा योजना या तो मंत्री या तो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री तक जाता है। और रही बात कि आप जो बोल रहे हैं कि शिकायत क्यों नहीं की है, मधुआपुर में वो पैसा हर एक गाड़ी से थाना प्रभारी वसूली करवाता है, जिसका शिकायत मैंने सदन के माध्यम से भी किया। मैंने एसपी को भी लिख करके दिया कि आपके थाना अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक गाड़ी से 600 रुपया और 1200 रुपया लिया जाता है, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रही बात शिक्षा की बात, मैं एक शब्द देना चाहता हूँ मत। नहीं सर, हो गया सर, बहुत सवाल आप पूछ लिए, और भी लोग हैं सर यहाँ पर, और जनता से जाने। और कोई कौन बोला चाहते थे? संतोष जी ने जवाब दिया कि यहाँ डिग्री कॉलेज है, तो हरलाखी में डिग्री कॉलेज कहाँ है हमें बता दिया जाए। और सर, आप जो कह रहे हैं विकास, तो विकास हुआ है, 2 जगह विकास हुआ है। ग्रामीण में विकास हुआ है कि ग्रामीण कहावत है कि बेंग मुत दे तो पानी इतना बह जाता है। जाकर देख सकते हैं, आप ही के पड़ोस में नहनिया पंचायत है, थाना के बगल में, उसके बगल में एक मंदिर है, उसमें पूजा करने के लिए लोग कैसे आते हैं, वहां जाके देख सकते हैं, ये विकास हुआ। और कहते हैं भ्रष्टाचार, थाना पे एक पासपोर्ट के लिए, एक नॉर्मल गरीब आदमी पासपोर्ट के लिए 2000 रुपया दे के आता है, तब उसका वेरिफिकेशन होता है पासपोर्ट। और इसके लिए अगर से कोई जनप्रतिनिधि थोड़ा सा कस के बोल दे तो उसकी पासपोर्ट में संज्ञान लगा दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। इस दोनों का हमको जवाब दे दे। मेरा नाम प्रखर वात्सायन है, मैं हिसार से आता हूं। मैं विधायक के प्रतिनिधि प्रबोध प्रभाकारी से पूछना चाहता हूं कि वो बोलते हैं विकास क्या हुआ है। ये जनता जानती है, इनका प्रधान कार्यालय है सहार घाट में, वहां पे 5 मिनट बारिश होती है तो घुटना भर पानी भर जाता है। वो खुद बता दे कि विकास क्या हुआ है। 10 साल से वो विधायक है, सहार घाट का पूरा बाजार एनडीए को वोट देता है, फिर भी एनडीए बाजार के लोग आज ग्रस्त है, पानी उनके दुकान के आगे लगा रहता है, लोग जा नहीं पाते हैं। ये प्रतिनिधि जवाब देंगे क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सहार घाट बाजार में अभी तक पानी निकासी क्यों नहीं हो पा रहा है। हाँ, माइक अपने हाथ में मत लीजिए भैया, माइक अपने हाथ में मत लीजिए। हाँ, विकास शराब बिक्री में हुआ है। आज घर घर कोना कोना शराब, गांजा और ड्रग्स, न्याय पर ड्रग्स सुने हैं, ड्रग्स भी हर एक गांव गांव बिक रहा है। ये विकास जरूर हुआ है, ये इस पे जवाब दें। और जिस थाना में जाइए आप तो थाना प्रशासन एक भी केस 25,000 से कम पर नहीं लेता है। वो वही स्पष्ट कहता है मैं इसमें विधायक को भी कमीशन देता हूँ और सांसद को भी कमीशन देता हूँ। मैं चलिए प्रमोद जी की ओर तो प्रमोद सर, आप इन चारों सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि एक पहला तो ड्रग्स का है, मंदिर में जो पानी चला जा रहा है, लोग को पूजा करने में दिक्कत हो रही है, और दूसरा भी था डिग्री कॉलेज की मांग को, और तीसरा था कि पानी निकासी नहीं हुई। तो कुछ मुद्दा लोकल है, सबका सिस्टम बटा हुआ। मेरे कहने का अर्थ एमएलए का दायरा विधानसभा स्तर का है, और सरकार ने भी, हमारे ही सरकार ने व्यवस्था किया है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जो वहाँ के वार्ड सदस्य या मुखिया या सरपंच हैं, वार्ड पंच है, लोकल समस्या उससे भी निदान किया जा सकता है। सबको एक दायरे में जोड़ा नहीं जा सकता। कुछ समस्या है, उसके लिए व्यवस्था बनी हुई है, और सरकार के स्तर पर, प्रखंड स्तर पर वीडियो को देना। मान लीजिए आपको लोकल पंचायत स्तर से नहीं हो पाता है तो आपको प्रखंड स्तर पर अंचलाधिकारी या सीओ को आवेदन देकर उस समस्या का समाधान कराया जाता है। सबसे पहली बात है कि सड़क तो आज से कम 2 बरस 3 बरस पहले बनी, 5 बरस पहले बनी, और लोगों के घर द्वार अगल बगल जब बनाते हैं तो सड़क से ऊंचा कर लेता है। पानी निकासी की व्यवस्था के लिए वो 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ता है। कुछ लोकल चीज है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी सरकार से जब तक लोकल आदमी उसका निदान नहीं करेगा, किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। डिग्री कॉलेज की मांग है, मंदिर में पानी चला जाता है उसका है, पानी की निकासी का
एक मिनट शांति रखिए। मुझे याद है बादल गुप्ता जी ने क्या जवाब किया। इन्होंने पिछले 35 साल के सरकार की बात की है, यही की है ना बादल जी? 35 साल के सरकार हरलाखी, भैया सुनिए ना, हरलाखी विधानसभा से वो इधर उधर की बात करेंगे तो मैं उनका जवाब थोड़ी ना मांगूंगा। मैं हरलाखी की बात कर रहा हूँ। 35 साल के उन्होंने बताया, 35 साल में नहीं एकदम सही बोले आप, यही की बात ये। लेकिन आज आपको पता होगा कि एनडीए सरकार 2005 से सत्ता में आई है, तो 35 साल का तो हिसाब देने के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। संतोष जी, बादल जी का यह सवाल नहीं था कि बास्की में 500 नहीं आप पूरा सुने नहीं है। आप पूछे, बोले कि 35 साल की बात की है वो, हम उसको मैटर को ले रहे। बास्की स्कूल वाली भी बात की, हम उसको पे भी आएंगे। हम ऐसा नहीं है, वो थाना की बात की है, हम वो भी जानते हैं। बादल जी खुद एक जनप्रतिनिधि है, वो वहाँ के जिला परिषद सदस्य के जनप्रतिनिधि है। ऐसा नहीं है कि उनसे अवगत नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने बोला थाना एकदम सही है, वो जानते हैं क्योंकि वहाँ के रहने वाले हो सकते हैं, उन्होंने देखा हो इसलिए बोला हो। आप एक्सेप्ट करते हैं कि घुसखोरी भ्रष्टाचार चरम पे है? हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है? आपके कंट्रोल से बाहर हो गया भ्रष्टाचार। निशान जी पहले सुनिए, हम क्या बोले। उन्होंने, वो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने देखा है। जब जनप्रतिनिधि होकर के आप चुप है, क्यों चुप है? आप वहाँ पे आवाज उठाएं, आप वहाँ पे आंदोलन करें, आप सरकार का टोल फ्री नंबर है वहाँ पे जाकर टोल फ्री पे कॉल करें। बादल जी, हर चीज का एक नियम है, टोल फ्री नंबर है। थाना कुछ गलत करता है उसके ऊपर आवेदन दे। आजकल मीडिया के समय आपके जेब में मोबाइल होता होगा, मोबाइल निकाल करके वीडियो बनावे। हर चीज का एक नियम है, किसी पे बिना एक मिनट मैं जब आंदोलन आपने कहा आवाज उठाने के बाद मैंने एसपी को दिया हुआ, आज लगता है कि 8 महीना हो गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएसपी को दिया था लिख करके, कुछ बता दो। एक मिनट संतोष जी, रही बात कि अगर हम उसके खिलाफ अभी के लोकतंत्र में आंदोलन करेंगे तो हमारा लोकतंत्र का हत्या हो चुका है। हम पर सीधे एफआईआर होता है और लाठी चलता है पुलिस का। ये आपकी सरकार है। नहीं, आपके पास पुख्ता सबूत नहीं होगा, इसलिए एसपी ने कोई नहीं। देखिए, जहां भी पुख्ता सबूत होता है, हमारा एनडीए सरकार वहां पे हमेशा आप जानते होइएगा। अब पुलिस प्रशासन की बात की है, आप देखिए आज के न्यूज में भी देखिए कितने सीओ, कितने भ्रष्ट अधिकारी के घर पे छापा पड़ा है। पुख्ता सबूत के साथ आए आप, हम लिख के देते हैं एनडीए सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और करती रहेगी हमेशा जीरो टॉलरेंस पे एनडीए सरकार काम कर रही है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार चरम पर है एनडीए सरकार में। यहाँ पर पैसा लेकर के भेजो, काम करते जो काम करते पदाधिकारी उनको ईमानदार की श्रेणी में दिया जाता है। एनडीए सरकार का देन है, एनडीए सरकार। मैं समझता हूँ ये सब प्रतिनिधि आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि आप इतने जोर जोर से माइक पे बोल रहे हैं और जनता आपकी आवाज को सुन रही है। ये लालू प्रसाद यादव जी का देन है, सामाजिक न्याय के पुत्र है वो। आप लोग फिर दिशा से सर भटक रहे हैं। भी आप गलत है। सबसे हमें बोलने का हक सिर्फ एक चीज दिया है, मेरा शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। हमको हमारा हक ये संविधान दिया है। सर आप लोग फिर हरलाखी विधानसभा सीट की विकास के छोड़कर फिर आप लोग दिशा से भटक रहे हैं सर। 10 सेकंड बना के रखिए। 10 सेकंड आ रहे हैं सबके पास, आ रहे हैं सर, 1 मिनट 10 सेकंड। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबको सुनिए, जितने भी हमारे लोग आए हैं दर्शक और श्रोतागण इस हरलाखी विधानसभा के, आपने जीरो टॉलरेंस की बात, आपने भ्रष्टाचार पर बहुत सारे नेताओं ने कहा है। मैं अगर सबसे हाथ उठवा दूं तो 100 में 100 आदमी भ्रष्टाचार का समर्थन करेगी अभी, और जीरो टॉलरेंस की कोई बात नहीं है। हाथ उठाइए कि जीरो टॉलरेंस है कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है कि नहीं है? घर घर में भ्रष्टाचार है कि नहीं है? ये सच्चाई है। हम प्रतिनिधि होकर के सफाई देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। जनता सरकार बनाती है, जनता सरकार बनाएगी। ठीक है, अब सर एक मिनट, अभी हमारे साथ राजेश कुमार पांडे जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इन लोगों ने जो बात कहा है उस पर आप कितना सहमत हैं? बता देते हैं, जब कोई जवाब यहाँ तक जवाब प्रतिनिधि के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। आज आप शिक्षा के बारे में प्रमोद जी बोले हैं जदयू के वक्ता के रूप में। आज 30 साल पहले उमगांव में एक गर्ल्स हाई स्कूल हुआ, 35 साल पहले से ऊपर का। आज कह रहे हैं संतोष जी, और सवाल है कि जब प्रमोद जी कौन मना किए हुए था कि गर्ल हाई स्कूल दोबारा नहीं बने? इनके सरकार में कहां बना है गर्ल हाई स्कूल? या तो कांग्रेस की सरकार में गर्ल हाई स्कूल उमगांव में है। इस पर क्या पहल इन्होंने किया? क्या कहते हैं शिक्षा? बोले हैं बादल जी, जनप्रतिनिधि होंगी,
उनकी पत्नी, और वह डाटा रखे हुए हैं, तब बोले हैं कि 537 विद्यार्थी में मात्र 5 गो शिक्षक है। यही है शिक्षा व्यवस्था। आज पहले मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल में खिचड़ी बनता था, आज अब यह सरकार हाई स्कूल में खिचड़ी बनवाने का काम करके विद्यार्थियों को मन को भटका रहा है कि भोजन कीजिए, अंडा गायब। आज कहते हैं भ्रष्टाचार, प्रमोद जी यहाँ बोल रहे हैं, आज यहाँ बैठे हुए हैं, आंगनबाड़ी में सरकार के आ रहा है दूध। क्या एक भी बच्चा को दूध पिलाते हैं? अपना घर में पेड़ा बनाते हैं, खोआ बना के, और दूध बच्चा को नदारत। वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं यहाँ, तो 0 की बात कर रहे हैं। मुद्दा की बात होना चाहिए, मुद्दा का जवाब होना चाहिए, और आना चाहिए जनप्रतिनिधि को स्वयं आना चाहिए। प्रमुख जी क्या ही डिबेट में भाग लेके बात कहेंगे, इसलिए हम यह बात नहीं चाहते हैं कि डिबेट में प्रमोद जी, इस डिबेट को सवाल है कि जे आगे बढ़ावे, इनको ये डिबेट में भाग लेने के से कोई आदमी इनके बात में खुश नहीं होगा। ये डिबेट में घुरिया के बात रखेंगे, यही बात कहना है। ठीक है सर, अभी हमारे साथ नए अतिथि विजय मार्शल जी मौजूद हैं। अब वो इन बातों से कितना एग्री करते हैं वो जानेंगे हम। सबसे पहले सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित सारे सम्मानित को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और सबसे अच्छा चीज आज प्रभात खबर ने अपने हरलाखी में आपने सबसे अच्छा पहल किया है। पहली बार इस तरह का मजमा हरलाखी में लगा, इसलिए सबसे पहले आप लोगों को भी धन्यवाद। मैं बता दूं, जहां तक बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की, सारी समस्याएं दूर हुई है। थोड़ा सा पहले चले जाओ, थोड़ा सा आगे आओ, सुधार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब हम फिर जनता के बीच में चलते हैं उनके सवाल को जानने के लिए। रमन सर, आप लोगों के बीच में जाएंगे। हम एक बात पूछना चाह रहे हैं कि सब आदमी यहाँ खड़े होके कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस है। आज आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें बता दीजिए 4 किलो अनाज धड़ल्ले से जनता को मिल रहा है और सरकार डंका पीट रही है कि हम 5 किलो दे रहे हैं, वो 1 किलो अनाज कौन खा रहा है, उसका यहाँ खुलासा कीजिए। और दूसरी बात, बगल में स्वास्थ्य केंद्र है, महीना में 4 दिन वहां का सिर्फ अल्ट्रासाउंड का तो कोई वहां व्यवस्था ही नहीं है। वो एक्सरे का मशीन है, वो खराब ही रहता है। वहां पे बिचौलिया बैठा रहता है, तुरंत वहां से पेशेंट को रेफर करा करके और यहाँ के लोकल हॉस्पिटल में जाके एडमिट करा के उससे 40,000 50,000 रुपया वसूला जाता है। और 0 टॉलरेंस की बात आप करते हैं। अगर यहाँ 0 टॉलरेंस है तो किसान से जाके पूछिए, एक दाखिल खारिज में एक के वाला पे घुसपैठिए जो यहाँ अंचल में बैठे हुए हैं, वो 3,000 4,000 रुपया गाँव जाकर के वसूली करता है। उसके लिए आप क्या किए हैं? ये टोल फ्री नंबर कभी लगता ही नहीं है। आप कौन से टोल फ्री नंबर की बात कर रहे हैं? अभी जो जल संकट हुआ था और जिसमें क्या बोलते हैं वो PHD विभाग है जो जल आपूर्ति का ये है, उस जो नंबर दिए थे उसका नंबर कभी लगा है? कोई नहीं नंबर लगा है। और 7 निश्चय के तहत मुख्यमंत्री जी ने जल नल योजना जो किया है वो सारे जनप्रतिनिधि के जेब में गया है, इसीलिए नहीं तो आज एक जल नल का कहीं पे ये हुआ है। ठीक है संतोष जी, आप जवाब दें। संतोष जी देखिए, सबसे बड़ी बात है 0 टॉलरेंस की बात की है तो एनडीए सरकार हमेशा से 0 टॉलरेंस पे, आपने अभी बताया PSC के बारे में, ठीक है, ये PSC है। यहाँ पे जानते हैं आपकी सरकारी जो भी डॉक्टर आते हैं वो बाहर के होते हैं, वो तो अपने टाइमिंग के हिसाब से रहते हैं। दूसरा चीज एक्सरे की व्यवस्था है और वो सही रूप से सुचारू नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि है या तो आप लोग हैं, जो भी जनता है, कष्ट कौन झेलता है? एक चीज कह रहे हैं, 50% लोग तो जा करके पहले प्राइवेट में इलाज करा लेते हैं। जो नीचे तबके के लोग होते हैं वही ना सरकारी में जाते हैं। नीचे तबके के लोग अगर सरकारी में जाते हैं वो वहाँ परेशान होते हैं। सही बात बोले आप कि हो सकता है बिचौलिए बैठे होते हो तो भगाएगा कौन? हमें हर जगह तो सरकार नहीं खड़ी होगी, हमें आपको एक्शन लेना पड़ेगा ना। हम आप जनप्रतिनिधि है, आप भी सदर बाबू जनप्रतिनिधि है, आप भी सदर बाबू जनप्रतिनिधि है, आपको भी करना पड़ेगा ये चीज। सरकार हर घर में आकर के नहीं काम करेगी, उसके लिए जनता को अग्रसर होना पड़ेगा। सरकार नहीं जाकर के घर घर कुछ देगी, आपको जनता को आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, तब सरकार आपके साथ आएगी। आप खुद जाकर के अगर 500 रुपया दे दीजिएगा 4 kg के बदले, आप कहिए 4 kg हम नहीं लेंगे।
भाई सब जनता बोलना चाहता है। मेरे ख्याल से विकास हुआ है, हरलाखी का ही नहीं पूरे बिहार का विकास हुआ है, जनप्रतिनिधियों का विकास हुआ है। यहाँ गंगा गंदी नहीं है, गंगोत्री ही गंदा है। सवाल उठता है कि 950 करोड़ रुपए का घोटाला में जब लालू जी का नाम दिया गया तो आज वो बुढ़ापे में 80 साल में जेल काट रहे हैं, और 70,000 का घोटाला, 70,000 करोड़ का घोटाला जो एनडीए सरकार में हुआ है, इनको अभी तक पकड़ के जेल में क्यों नहीं सरकार बंद कर रही है? एक गंगोत्री में घोटाला है, दिल्ली से लेकर के बिहार में जो राजनीति एनडीए कर रहा है, सब जगह घोटाला ही घोटाला है। सर, ये यहाँ पे सिर्फ हरलाखी का बात करना था, इसका जवाब मुझे नहीं लगता कि यहाँ के जनप्रतिनिधि आपको दे पाएंगे। पहले सुनना है या सुनना है? नहीं, यहाँ सिर्फ हरलाखी का समस्या आप ही लोग कहते हैं, समस्या सर, आप हरलाखी के लोगों को जूझ रहे हैं। लोग एक बार कहते हैं कि एक आदमी का सवाल ले लीजिए, दोबारा हल्ला करते हैं कि इधर आइए। बारी आप हम संतोष जी बता दें कि अगर हॉस्पिटल में सुदृढ़ व्यवस्था है तो फिर एक कुकरमुत्ता की तरह मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल ये भी चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? अगर शिक्षा की व्यवस्था है तो फिर इतना प्राइवेट स्कूल क्यों चल रहा है जो जनता को खून के तरह शरीर से खींच रहा है? पहले पूछिए। और भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कौन मुद्दा पर भ्रष्टाचार नहीं है ब्लॉक में? सारे लोग जानते हैं, सारे लोगों को कमीशन जाता है। एकदम पहले पूछिए इन लोगों से। देखिए भ्रष्टाचार, मेरा बात सुनिए आप। ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई। कृपया शांति से सवाल। अब आपके क्वेश्चन का हम जवाब दे रहे हैं। हम पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, हम इसलिए हम रजिस्टर्ड हॉस्पिटल चलाते हैं, ठीक है? जवाब सुन ले, पहले इसका जवाब सुन लीजिए, फिर आप ही के पास आ रहे हैं। पहले एक एक सवाल तो सुन लीजिए, हर एक सवाल का जवाब सुन लीजिए। निश्चय जी, जरूर जरूर बोले जी, बोलिए बोलिए। देखिए, हम हॉस्पिटल चलाते हैं, प्रोफेशनली एमबीबीएस डॉक्टर है, हम हॉस्पिटल चलाते हैं, वो मेरा काम है। जैसे आपका काम है किसानी करना, वैसे में मेरा काम है, वो मेरा फर्ज है। हम उसमें डिग्री लिए हम अपना हॉस्पिटल चलाते हैं। कोई भी, जैसे हर आदमी का अपना काम होता है, कोई किसान है, कोई सरकारी नौकर है, तो वो मेरा काम है, मैं हॉस्पिटल चलाता हूँ। मेरा रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है, बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है। हाँ, जहां तक हम क्या बोले हैं, नहीं, मेरा दूसरी बात है, सरकार, हम अभी भी इस मुद्दे पे अड़े हुए हैं कि सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, लेकिन सरकार आपके घर में नहीं जाएगी। आपको जरूरत है, आप खड़े होइए, वहां पे सब आपके साथ होगा। मैं निशान जी से जानना चाहूंगा इस पर, क्या आप कितना सहमत हैं उनकी बातों से, जो भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ की जनता बार बार सवाल कर रही है यहाँ की सरकार से? देखिए, जो स्कूल जिसमें आप बैठे हुए हैं, इस स्कूल में सर्टिफिकेट लेने के लिए 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 देना पड़ता है। जो शिक्षा का मंदिर है, ये कोई आसान नहीं करते हैं। बच्चे पढ़ लिख कर अपना डिग्री लेने आते हैं, उसके लिए उनको इतना इतना रकम देना पड़ता है। बताइए आप लोग, हमारे विधायक के प्रतिनिधि महोदय, देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता? फिर मैं अभी बैठे बैठे प्रमाण देता हूं उसको बुला के। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं। यहीं पे हमारे साथ विजय मार्शल जी मौजूद है, बीजेपी नेता, कि निशान जी ने कहा कि हमको सर्टिफिकेट लेने के लिए वहां पे भी हमको घूस देना पड़ता है। क्या आपकी सरकार में ये सही है या गलत है? नहीं सर, है तो यदि देना पड़ता है तो गलत है, लेकिन मैं बताता हूँ, इनके पास पुख्ता प्रमाण भी होना चाहिए। कहने से नहीं होता है, पहले से खत्म हुआ है, पहले से सुधार हुई है, व्यवस्था चेंज हुआ है सर। बिल्कुल ठीक है। और मंच के मैं फिर ओपन कर रहा हूँ, जनता के पास। रमन सर, हम जनताओं के बीच में जाएंगे बारी बारी से। सर बारी बारी से सवाल, आप ही के बीच के जनता है। मैं कल से विधानसभा के तमाम लोगों को बोलता हूँ, जिससे स्कूल में पैसा मांगे वो संतोष जी से, गुप्ता जी से, सर चुप हो जाइए, आपकी बारी हो गई है। कंप्लेन किया गया। विजय जी, उग्र नहीं होना है प्लीज, नहीं होना है। आप जनता की जनता पूर्वक नहीं है, जुमला दे दीजिएगा, बोल दीजिएगा, लोग सुन के चला जाएगा। कहने से नहीं होगा सर, पुख्ता प्रमाण भी देना होगा। अभी मैं आपको एक दाखिल खारिज के लिए मैं पेपर देता हूँ, ठीक है सर, इसका प्रमाण ना आप दीजिएगा ना आप दीजिएगा, आपके पास इसका प्रमाण यहाँ पर बैठी जनता देगी। इसका प्रमाण ना आप दीजिएगा ना आप दे पाइएगा, इसका प्रमाण यहाँ पर बैठी जनता देगी। नहीं, ये कार्यकर्ता है, इनसे नहीं, जो जनता है उनसे पूछिए। नहीं नहीं नहीं, जो यहाँ की जनता है उनसे, कार्यकर्ता से नहीं, जो यहाँ की जनता है वहां से। मैं नहरनिया पंचायत का लड़का रहने वाला हूँ। अभी जो नया जो रूल लगा है हरलाखी थाना में, अब इससे पहले अभी कोई भी थाना में अगर आप जा रहे हैं तो आपका एंट्री जो होता है वो रजिस्टर पे ऐड नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले हरलाखी थाना से एक दरोगा यहाँ से सस्पेंड हुआ है घूस लेते हुए। अभी
किसी थाना पे ये लागू नहीं हुआ है कि आपको एंट्री के लिए आपका नाम, आपका पिता का नाम या आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा। इतना करप्ट हो चुका है हरलाखी थाना और हरलाखी स्कूल और जितने भी हरलाखी विधानसभा के स्कूल है उसमें जितने हेड मास्टर है, जो भी उसके जो खेल का मैदान, अभी जो खेल का प्ले ग्राउंड बनने के लिए आया है, अधिकतर स्कूल में हरलाखी विधानसभा में जाके आप चेक कीजिए, कहीं भी प्ले ग्राउंड नहीं बना हुआ है, कहीं एक दूसरे का गिना चुना बाकी गया हुआ है, बाकी सब हेड मास्टर के इसमें पैसा किया हुआ है। ये करप्ट नहीं तो क्या है? इसका जवाब चाहिए हमें बीजेपी नेता से। सर उनसे हो चुका हुआ है सर, और भी लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछने दीजिए। सर रुक जाइए, मैं जवाब दे रहा हूँ। सर हम आपका विजय मार्शल को प्रमाण पत्र दे रहे हैं। जब से ये विधायक हुआ है, घर का पैसा उठा के खा गया है, खेल का। अब यहाँ से मतलब बोलूंगा नहीं है। ये 10 साल से ये पड़ा हुआ है, इसका पैसा खा गया है। इस घर का देख लीजिए, सामने में प्रमाण है। ठीक बारी शांति से, प्लीज शांति से रहिए, सबका सवाल। आपने जो आरोप लगाया है उसका जवाब जदयू से जो प्रतिनिधि प्रमोद जी देंगे, विजय मार्शल जी नहीं, प्रमोद जी देंगे उसका जवाब। देखिए, सबसे पहले है कि बेबुनियाद अनावश्यक, देखिए, अरे आप सुनिए ना, व्यक्तिगत किसी से अगर क्या कहते हैं दुश्मनी है तो आरोप लगाना बेबुनियाद बिना तथ्य के कोई आधार नहीं होता है। एक मिनट आप रुकिए, यहाँ सारे लोग प्रबुद्ध आदमी हैं, आप सबको सिस्टम के अनुरूप जानकारी होना चाहिए, सभी लोग एजुकेटेड हैं। ये शिक्षा समिति के माध्यम से बना हुआ है। उस समय में दास जी मास्टर साहब थे, उन्हीं के समय में ये बना हुआ है। अब बाद में उस पैसे की निकासी की रकम उसी के माध्यम से हुई थी। इसमें ये ओनली 4 विधायक इस विद्यालय के शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं, उनका पैसा निकासी में कोई रोल नहीं होता है। ये जानना जरूरी है आपको, और नहीं जानिएगा। सुन एक मिनट हमको बोलने दीजिए। आप सब दो तीन बात है, हम सब बात एक बार में रख देते हैं। इस विद्यालय के कैंपस में यहाँ जर्जर स्थिति था। ये दीनदयाल उच्च विद्यालय का जो जीर्णोद्धार हुआ वो माननीय हुकुमदेव यादव के समय में हुआ। यहाँ हमारे माननीय विधायक जी 2 कमरा का भवन दिए हुए हैं। अब वर्तमान सांसद यहाँ अशोक यादव जी ये मंच दिए हैं, और विद्यालय के आंतरिक संरचना से ये विद्यालय बना हुआ है, और ये मनरेगा के माध्यम से इस ग्राउंड का निर्माण हुआ है। डेवलपमेंट की अगर बात करिएगा तो किसी पर बेवजह आरोप मत लगाइए। हमारे कहने का अर्थ अब 2005 से चले जाइए, क्या बिहार तक क्या अस्पताल की व्यवस्था थी? 5 लोग भी इलाज कराने नहीं जाते थे। आज एक दिन में यहाँ कम से कम 100 से अगर लोग इलाज कराने जाते हैं। प्रमोद जी, अनुमंडल में सारी व्यवस्था। आप एक मिनट बोलने दीजिए। प्रमोद जी, वैसे जगह हिसार की बात आप जहाँ लीजिए, 20 बरस MLA रहा, वहाँ की सड़कें हमने बनवाई है। प्रमोद जी, वहाँ के पुल का निर्माण हमने कराया है। अब जनता के बीच में हम जाएंगे, और मैं आप लोगों से बता दूं। सर एक मिनट, वहाँ की सड़कें हमने बनवाई है। अब आप रहने दीजिए सर। कोई ऐसा गाँव, कोई ऐसा कस्बा नहीं है जहाँ हमारा विकास नहीं हुआ। हम जनता के बीच में चलते हैं। दूसरी बात नहीं, रहने दीजिए। अभी बोले हैं ना कि प्रमोद जी बोले हैं कि बहुत यहाँ के क्वेश्चन अध्यक्ष की हैं, बात है। जो नहीं पैसा निकल गया। पहले वाला आरोप का जवाब हम नहीं दिए थे। नहीं, आप बोले हैं कि पैसा निकल गया इस बिल्डिंग का, तो अभी आप बोले हैं। तो उसमें कोई MLA का रोल नहीं होता है। आप अध्यक्ष हैं। आप बेवजह आरोप लगाना, व्यक्तिगत लांछना लगाना, ये नहीं है। हम अध्यक्ष हैं, लेकिन मिथिलेश दास रुपया का निकासी और वित्तीय मामला ये जानना जरूरी है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने नंबर 1 यही खारिज करते हैं बेवजह और हिसाब से किधर बेवजह बहस हो रहा है। सर रहने दीजिए। अब यहाँ की जो जनता से सुनिए ना, अब रहने दीजिए ना सर। मैं कह रहा हूँ आप जितना बोलेगा फिर उस पर अंकुश लगेगा, फिर बवाल होगा सर। मैं कह रहा हूँ बात सुनिए। होता है यहाँ विधानसभा सीट को लेकर मेरी बात सुन लीजिए सर। लेकिन ये MLA पर आरोप लगाना मुश्किल नहीं है। तो मेरी बात सुन लीजिए सर। अगर सर मेरी बात सुन लीजिए एक बार सर। एक बात सुन लीजिए। जनता के बात को सुनिए सर। सर अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे मैं बता दूं कि करप्शन पर हमारी बात हो चुकी है, जिसपे आपके पक्ष विपक्ष का आपने सवाल जवाब सुन लिया। दूसरा, विकास नहीं हुआ है, उस पर भी आप लोगों ने बात सुन लिया। तीसरा,
हेल्थ सेक्टर पे भी जो बात करनी थी वो आप लोग कर चुके हैं। चौथा, जल जमाव पे भी आप लोग बात कर चुके हैं। पांचवा मुद्दा यहाँ का क्या है वो बताइए, हाथ अपनी खड़ी करिए। और बिल्कुल, तो वो पलायन की अगर बात है तो उस पे जाइए, हम आ रहे हैं आपके पास और पूछेंगे सवाल, उनसे जवाब लेंगे। चलिए ठीक, पलायन पे हम जवाब लेना चाहेंगे। आप किन से, आप अपने किस जनप्रतिनिधि से पलायन पे जवाब लेना चाहते हैं? हम संतोष सर, आप जवाब दे दीजिए सर। सर अभी आप दिए सर, अभी आप दिए हैं, आप उनको विधायक प्रतिनिधि जी से मेरा सवाल है, ध्यान दीजिए विधायक प्रतिनिधि जी, आपके विधानसभा में आए दिन दलितों पे है अत्याचार हो रहा है। सहारघाट में पासवान के बेटा को मार दिया गया, उनको कब न्याय मिलेगा, ये सवाल आप थोड़ा बताइए। देखिए, अभी तक हम जो देख रहे हैं यहाँ पे कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें लमसम लोग किसी न किसी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं और किसी न किसी दल से हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो अगर पक्ष में जो बैठे हुए हैं तो विपक्ष वाले उनके खिलाफ। सर आप अपना सवाल दीजिए जनता के, हम आपको बता रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं। हमें कहने का मतलब ये है कि आप मेरे बात को नहीं समझेंगे, फिर मतलब क्या डिबेट कीजिए यहाँ पे। हमें कहने का मतलब है कि जो न्यूट्रल आदमी, जो आम पब्लिक होगा, वो आपको न्यूट्रल बात बताएगी। अगर सरकार विकास की है तो उसके बारे में, अगर उससे गलती हुआ है या वो गलत की है तो गलत का मतलब भी हम लोग बताएंगे। जैसे कि आप बताएं, शिक्षा पे चर्चा हुई है, हम बता रहे हैं कि जिस समय हम भी इस हाई स्कूल से पढ़े हुए हैं सर, शिक्षा पे हो चुका है सर। हम बता रहे हैं, आपको उसका सही जवाब नहीं मिला आपको अभी तक, आप क्या उसका मतलब जवाब? सवाब आप अपने जनप्रतिनिधि से सिर्फ सवाल कर सकते हैं सर, और ये इसका 2 टुक में सिर्फ जवाब देंगे। समय सर समय पाबंदी उसको देखिए सर आप, कि आज के डेट में जिस समय हम लोग इस हाई स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय 1200 से 1400 बच्चा यहाँ पे उपस्थित रहते थे। उस समय टीचर का कमी था। आज के डेट में टीचर इस हाई स्कूल में 22 टीचर हैं, आज के डेट में 22 को बच्चा नहीं उपस्थित है। क्या किसका, आम पब्लिक का गलती नहीं है कि अपने बच्चा को दिमाग में बैठा लेता है पहले से कि हमारे बच्चा को एजुकेशन देना कोटा में, हमारे बच्चा को एजुकेशन पटना में। क्या यहाँ पे मतलब डिग्री, मतलब यहाँ पे 10+2 नहीं है, आप यहाँ पे मतलब नहीं दे सकते हैं? बीपीएससी आपका सवाल कुछ नहीं है, आप बस ओपिनियन दे रहे हैं अपनी। आपका सवाल है, आपका जो जवाब है, मतलब सवाल है, मैं उनका जवाब लेना चाह रहा हूँ। आप पलायन पे है ना, पलायन पे है, मैं पलायन पे प्रमोद जी आपसे जवाब लेना चाहता हूँ। बस पलायन पे आप अपना जवाब दे दीजिए और उसके बाद में आप पलायन पे। सर समय का पाबंदी है सर, समय का पाबंदी है सर। आप सर इससे पहले भी 4-5 सवाल कर चुके हैं सर 4-5 साल पहले भी कर चुके हैं। जनता को भी कुछ बोलने दीजिए, प्रतिनिधि देखिए, दल को बोल रहे हैं, जनता से भी पलायन की मुद्दा की बात रखे हैं। सरकार के पास एक सिस्टम होता है, सरकार, ये हमारा बिहार जो है सो पूर्णतः कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के आजकल जो बच्चों में एक पढ़ने की, वो नीतीश की सरकार में, मोदी जी की सरकार में जो पढ़ने की जो लोग इच्छित हुए हैं, अब स्वाभाविक है कि उसमें जब ज़्यादा लोग टेक्निकल हो जाएंगे या ज़्यादा लोग पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से वो चाहते हैं कहीं ना कहीं हम सरकारी जॉब या चाहे सरकारी संस्था में हम काम करके हम अपने परिवार का जीवन व्यतीत करेंगे। तो जो सरकार के पास सिस्टम है, जैसे ब्लॉक लेवल के कर्मचारी हैं, विद्यालय के सरकारी कर्मी हैं या अस्पताल के सभी संसाधन के विभाग में 2005 से पहले इतनी संख्या थी। एक ग्राम सेवक से, एक पंचायत सेवक से पूरा ब्लॉक कृषि विभाग का चलता था। जानकारी होना चाहिए। आज हमारे यहाँ, हमारे ही ब्लॉक के हर पंचायत के जो नौजवान पढ़ा लिखा, जो इंटरमीडिएट ISC पास है, वैसे लड़का को आज किसान सलाहकार बनाया गया है। हर वैसे महादलित मोहल्ले में विकास मित्र उसको बनाया गया है। हमारे ही यहाँ के लोगों को पंचायत शिक्षक के रूप में बनाया गया, शिक्षा मित्र के रूप में बनाया गया है। 1 मिनट हमको बोलने दीजिए। मनरेगा से उसको जो काम हो रहा है उसको मिल रहा है। प्रमोद जी, सवाल का सीधा जवाब होना चाहिए, न कि लंबा चौड़ा समय का स्पष्ट रूप से नहीं समझाएंगे, सीधे लोग आरोप लगाते हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये जितना जवाब दे रहे हैं। लेकिन युवा जनता से ये व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है, ये पलायन का मुद्दा नहीं है। मैं पूरे देश में कर, यहाँ के जो लोग कल
जिस परिवार में कल लेबर और मजदूरी करते थे, आज बच्चा वो जाके आपको अच्छा खासा कमाने की भी चेष्टा प्रमोद जी, करता है। युवा को भी सुनिए। पलायन नहीं हो रहा है यहाँ, प्रमोद जी, सारे युवा की लोग समस्याओं को सुनिए। अब जो बिजनेस सवाल है, व्यवसाय एक करने में अंतिम लगे सवाल हुए है हैं। सर। प्रमोद इस जी, कार्यक्रम युवाओं की का सुनिए। अंतिम सवाल है, इस कार्यक्रम का अंतिम सवाल है। मैं आप देखिए, लोगों से लगभग- आग्रह करता हूं कि आप पहले उनको सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं जनप्रतिनिधि से पूछूंगा आने वाले 5 साल के लिए इनका रोड मैप क्या है। ठीक, देखिए लगभग सभी चुनौतियों पे बात हो चुकी है। अभी मत लगभग बोलिए, लेकिन अभी अंतिम सवाल सुन एक लीजिए चुनौती पहले। अभी भी रह गई है, मुझे लगता है, वो है दहेज। दहेज एक गैर कानूनी प्रथा है, फिर भी हमारे समाज में वो देखा जा रहा है कि वो अभी चलता ही है। तो इस पे सरकार ने क्या काम की है, क्योंकि अभी भी वो चलता ही आ रहा है, पहले से चलता आ रहा है और अभी भी चलता है। एक ये सिस्टम बन गया हुआ है, ठीक है। और लगभग जैसे कि अभी सभी ने ये विचार कर लिया है कि जो भी चुनौती है ना, तो मैं ये सभी प्रतिनिधि से सवाल करना चाहूंगा, जैसे शिक्षा हो गया, रोजगारी हो गया, जैसे कि खेल के विभाग में हो गया या हेल्थ सेक्टर में हो गया। अगर ये सब जो नेता है सफल होते हैं तो ये क्या करेंगे? सिर्फ जैसे कि बोली दे देने से कुछ नहीं होता है, तो ये अभी बनने आपका सवाल किन से क्या है? करेंगे? यहाँ पे बैठे जनप्रतिनिधि में से किन से सवाल है आपका? किस पार्टी के नेता से आप जानना चाहते हैं? जैसे कि अभी बीजेपी से पूछ लीजिए या फिर कांग्रेस से पूछ लीजिए। कांग्रेस नहीं है, बीजेपी। ठीक है, हम विजय मार्शल जी से इसका जवाब दे देते हैं। विजय मार्शल जी, आपने पहला आपका सवाल था दहेज का मुद्दा। दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है। इसके लिए हमको आपको जागरूक होना पड़ेगा। सरकार इसके लिए एकदम सुदृढ़ है। और दूसरा आपने सवाल किया था शिक्षा। शिक्षा में सुधार हो रही है और एक ही समस्या है हरलाखी में, डिग्री कॉलेज वो भी आ जाएगा। आप सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है रमन सर, एक अंतिम सवाल इनसे ले लीजिए। सर भूमिका मत बांधिएगा। जो हरलाखी विधानसभा से जो आपका जो सवाल है, बस वो जिनसे पूछना चाहते हो वही, बस समय की पाबंदी है सर, आग्रह कर रहा हूं मैं आपसे। सबसे पहले जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे और जब पब्लिक जितने भी आए उनसे और सारे मीडिया भाइयों से मैं नमस्कार आदाब प्रणाम करते हैं। कहने का मतलब सही है भैया, विकास ये 10 साल में जो विकास हुआ है हरलाखी का, दारू भी 1 नंबर में गया है विकास में। जो एक घर में दारू मिलता है, दारू बंद है, लेकिन हर घर में दारू मिलता है, ऑनलाइन से दारू मिलता है, और जहां भी खोजे 12 विराज में दारू मिलता है, जबकि लाइसेंस बंद है। फिर दारू आता कहां से? टाटा का टाटा दारू पकड़ता है, जो स्मॉलर है वो बैठ के होटल में ऐश करता है, और हमारा गरीब जनता जो बेरोजगार है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है, वो जेल जाता है। ये हमारा विकास है हमारे विदेश का। दूसरी बात कि ये शिक्षा जो बोले, शिक्षा का तो इतना भ्रष्टाचार है। शिक्षा हो चुका हुआ है सर, शिक्षा हो चुका हुआ है। आपका मुद्दा बहुत बढ़िया था, शराब वाला, उसके लिए मैं जवाब मांगूंगा प्रमोद जी से। आप निश्चिंत पलायन अगर है, शिक्षा का अगर ये विकास होता तो बिहार के हर घर से 5 बच्चे अब जो पलायन के जेल बाहर में कमा रहा है, देश परदेश जाकर कमा रहा है, घर में माँ बच्चे का हालत खराब हो रहा है। अगर शिक्षा ठीक है तो पलायन इतना क्यों हो रहा है? इस पर हो चुका है सर। सर समय की पाबंदी है, अभी समय की पाबंदी है। आप वैसे भी 4-5 बार रख चुके हैं सर। नहीं आप 4-5 शराबबंदी पे पलायन का जवाब जो दिए हैं, पलायन का जवाब ये भी दिए हैं, मार्शल भी दिए हैं सर। अब 1 मिनट सर हो चुका है सर, पलायन का जवाब हो शराब चुका के है। मुद्दा पर हम जवाब देना चाहते हैं। हाँ, उनकी शराबबंदी पर जो है उनका जवाब दे दीजिए। और फिर इसके बाद कानून सर मेरी बात सुन लीजिए। सब उनका जो जवाब है शराबबंदी पर आप वो दे दीजिए, और लगे हाथ आप ये भी बता दीजिए कि अगर सत्ता में आपकी सरकार आती है तो इस आने वाले 5 साल के लिए आपका क्या रोड मैप है। 2 मिनट का समय है सर, आप उसके बाद दे दीजिए। बस इस 2 मिनट में आप अपना जवाब दीजिए। जो भी शराबबंदी है उस पर सरकार का कानून 1950 में बना हुआ है, उसको बिहार सरकार ने अमेंडमेंट किया है और वो कानून अभी लागू है। शराबबंदी है और सारे कानून के माध्यम से जो लोग उसमें पकड़े जाते हैं उसको कानूनी सजा मिलती है। अब बात हम अनाप शनाप कह देना अच्छी बात नहीं है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, जानिए। बादल जी सुनिए, उनको सुन लीजिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, जानिए। जो लोग पकड़ाते हैं उसको हाई कोर्ट तक भी बेल नहीं देता है। वो उसमें अमेंडमेंट आज का नहीं है, भारत के कानून में 1950 में बना हुआ है। वो जो लोग करते हैं उसको आज तक सजा मिलती है। रह गई बात बाबा बहुत ज्यादा एग्रेसिव है जनता में, केवल आप ही जनता नहीं है। रह गई बात आगे का जो मुद्दा है हमारा, बहुत सारे हैं, आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिख रहे हैं बाबा। आप व्यक्तिगत समस्या पे लटके हुए हैं। आगे का जो हमारा मुद्दा है, हम लोग पुनः विधानसभा चुनाव जीतेंगे क्योंकि जनता हम लोगों के साथ है। व्यक्तिगत लांछना से, यहाँ आरोप प्रत्यारोप से एक लाइन में विकास नहीं है कह देना, भ्रष्टाचार हो गया कह देना, ये बात नहीं होती है।
लोगों को यहाँ सारे प्रभु साथी हैं, समझना पड़ेगा। और आने वाला समय में हरलाखी के जितने भी 70% वोट पर हमारा अधिकार है, हम लोग पुनः एमएलए बनेंगे। अब बिहार में हमारी सरकार भी बनेगी और हमारा सबसे पहला मुद्दा होगा स्किल डेवलपमेंट की ओर। इस बिहार के युवा अधिक शिक्षित हो और उनको अधिक नौकरी में उसको मिले, लाभ मिले और यहाँ के रोजगार और यहाँ के चौमुखी विकास जो भी शेष बचा हुआ है उसका चौमुखी विकास की ओर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अब एक सवाल पूछना चाहेंगे लास्ट में। अब सवाल नहीं होगा। नहीं, एक अगर आपकी सरकार आती है, नहीं सवाल जवाब हो गया, बहुत जरूरी है, बहुत देखिए हरलाखी में कहिए, हाथ जोड़ लेता हूँ आपके सामने, आग्रह कर रहा हूँ 5 सेकंड का सर, 5 सेकंड का। हरलाखी की जनता जानना चाहती है कि लोकहित में हमारे विधायक माननीय सुधांशु शेखर जी कितने बार विधानसभा में बोले हैं। यह सवाल मेरा आखिरी है, इसका जवाब दे दीजिए। यहाँ की जनता, बहुत सारे लोग हैं, वो लोग जानना चाहती है कि कितने बार वो हरलाखी के लिए आवाज उठाए सदन में। जब भी जरूरत पड़ी है विधानमंडल के अंदर, चाहे वो क्षेत्र की आपको पानी की समस्या हो या चाहे कितनी बार सर, कितनी बार सर, कितने बार 10 साल से विधायक है, 10 साल में कितनी बार जनता एक छोटा सा प्रश्न जानना चाहती है। 100 से ऊपर होगी अगर ऐसा होगा। और विधानमंडल के अंदर रखा है। अगर सबसे पहले बात बता देते हैं, बेवजह आरोप नहीं लगाइए। अगर 100 बार हमारे विधायक हरलाखी का मुद्दा उठाएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं माइक पे बोल रहा हूँ, अगर वो ऑन रिकॉर्ड 100 बार विधानसभा में क्वेश्चन किए होंगे हरलाखी के मुद्दों पे, तो मैं यहीं पे राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मेरा एक सवाल है, हमारे क्षेत्र के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। अगर सुधांशु शेखर जी 100 बार छोड़ दीजिए, 90 बार भी अगर हरलाखी के लिए क्वेश्चन किए होंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 100 से ऊपर दिखाइए गुप्ता जी, माननीय गुप्ता जी दिखाइए, आप हमको तारीख बतलाइए, मैं संन्यास ले लूंगा राजनीति से। यहाँ की जनता भी जानती है कि कितने बार वो हरलाखी के जनता के लिए मुंह खोले हैं। सर अब एक बात निशान से हम कहना चाहते हैं, एक बात हम लोग जानते हैं, हमारी सरकार या माननीय एमएलए कोई काम करते हैं तो कोई कहते हैं क्या? जब नल जल योजना की शुरुआत किए पूरे बिहार में तो लोग यही लोग हंसते थे, उपहास करते थे कि इससे तो होता कि 5 गो चापाकल कहीं गिरा देता तो उससे अच्छा होता। लेकिन अब हो गया सर, लेकिन अब रहने दीजिए ना, अब मैं कह रहा हूँ लेकिन आज जब आपदा हुई है तो वही चापाकल काम किया। जनता पे आ जाइए प्रमोद जी, नल जल को प्रमोद जी आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। निशान जी, आप अगर आपकी मेरी बात सुन लीजिए, आप लोग प्लीज, आप लोगों से आग्रह है, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूं आपसे। आप ये बताइए, जनता जानना चाहती है सुधांशु शेखर जी ने कितने बार क्वेश्चन किया है। ये 100 बार बोल रहे हैं, मैं इनके बातों को झुठलाता हूं ऑन कैमरा। अगर ये 100 बार बोले होंगे तो मैं एकदम राजनीति से संन्यास ले लूंगा, वरना माफी मांगिए। आप जनता को गुमराह मत कीजिए, आप झूठ बोल करके कि 100 बार आपने बोला है। ठीक, यहाँ निशान जी नहीं, अब सुनिए, अब आप बैठ जाइए, सीट पे बैठे। नहीं, आप हो गया सर, अब आप हो गया, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आप लोग कार्यक्रम खराब कर रहे हैं, कुल मिला के ये है। नहीं, आपका जो सवाल था, आपने आरोप लगाया, ये आपको माफी यहाँ कैसे मांगेगा? आप भी कैसे बात कर रहे हैं यार? नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप बात सुनिए, आपकी सरकार, माफी नहीं मंगवाना है। सुनिए, आपकी सरकार अगर सत्ता में आती है, नहीं सर, आप रहने दीजिए, माइक रहने दीजिए, माफी नहीं मंगवाया जाता है। नहीं सर, सुन लीजिए इनकी सुन ले। अब मैं आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि हरलाखी में अगर आरजेडी की मतलब आरजेडी सत्ता में आती है तो उसका 5 साल का आपका रोड मैप क्या है? यहाँ पे आप क्या विकास करेंगे? वो 2 मिनट में आप बस बता दीजिए। 10 सेकंड में बतला देते बस बिल यही जानना। सबसे पहले जिस ग्राउंड में है उन गांव में एक आउटडोर स्टेडियम बनेगा। राष्ट्रीय जनता दल की अगर सरकार बनती है तो एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। यह खटारा अस्पताल नहीं रहेगा, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, ट्रामा सेंटर होगा, कोई ना कोई बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज होगा। यह खटेरा स्कूल और ये नाम का डिग्री कॉलेज नहीं रहेगा। यहाँ पर जितने भी ग्रामीण ये में नाला की समस्या है, जल जमाव का समस्या है, उसको दूर किया जाएगा। साथ ही साथ
कल्याणेश्वर स्थान को डेवलप किया जाएगा, विश्वामित्र आश्रम को डेवलप किया जाएगा, चौमुखी विकास होगा और अभी वर्तमान में जो जुमला का सरकार है, इस बार वोट के माध्यम से हरलाखी की जनता, पूरे बिहार की जनता मुंह पे करारा तमाचा मारने का काम करेगी। ठीक है, अब हम जानना चाहेंगे हरे राम ठाकुर जी से कि अगर आपकी सरकार जन स्वराज यहाँ पर आती है तो आपका मुद्दा क्या रहेगा और ये जो 5 साल में आप क्या यहाँ पर विकास करेंगे उस पर आप खुलकर बोलिए सर। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं पलायन के मुद्दा पर बोलना चाह रहा था, लेकिन आपने नहीं बोलने दिया। यही एनडीए की सरकार है। ये पलायन का मुद्दा पहली बार प्रशांत किशोर के बिहार में आने के बाद ये पलायन का मुद्दा लॉन्च हुआ है। इससे पहले किसी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने और किसी प्रधानमंत्री ने पलायन का सवाल नहीं उठाया। नंबर 1 यही के एनडीए के कि अगर इस बिहार के लोग, इस बिहार के मजदूर अगर दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगे तो दूसरे राज्यों का विकास बंद हो जाएगा। ये कहना है यहाँ के मुख्यमंत्रियों का। और पलायन के मुद्दा आप एनडीए सरकार से पूछ रहे हैं। मैं 1 मिनट, जहां तक मेरा रोड मैप का सवाल है तो मैं बिहार में सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आया हूं। अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाती है तो गरीब के भी बच्चे आईएएस, आईपीएस और बीपीएससी अफसर बन सकते हैं, उनकी भी स्थिति अच्छी हो सकती है। ठीक है, मेरी पहली प्राथमिकता है शिक्षा व्यवस्था। दूसरी प्राथमिकता है कि जो 50 लाख लोग बिहार के बाहर जाकर के नौकरी करते हैं, अपने माता पिता परिवार को छोड़ करके आधी जिंदगी जीते हैं, वैसे पहले पलायन बंद करेंगे। यहाँ पहले बेरोजगारों को 12 से 15 हजार का रोजगार यही मुहैया कराएंगे। ठीक है सर। और पूरे प्रखंड में, समय प्रत्येक प्रखंड में सबसे पहले 10,000 विद्यार्थियों की पढ़ने की नेतरहाट जैसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं की सुविधा शिक्षा की मुहैया कराई जाएगी प्रत्येक प्रखंड में पहले ही साल में। तीसरा बात कि जो हमारे सब आप युवक और युवती की बात करते हैं, लड़कों की बात करते हैं, लड़की की बात करते हैं, जो आधे 40 से ऊपर महिलाएं और पुरुष जो बेरोजगार घर में बैठे हैं, उनको सस्ती दर पर लोन उपलब्ध कराकर उनका सब छोटे छोटे उद्योग खुलवाए जाएंगे घर में और सामान सरकार ले जाकर के। सर समय का सब लोग ख्याल रखें, समय का सब लोग ख्याल हो गया सर। अब राजेश पांडे जी से मैं जानना चाहूंगा, मनरेगा को अब हो गया सर। राजेश पांडे जी से मैं अब जानना चाहूंगा कि अगर आपकी सरकार बनती, सर उसका दुरुपयोग हो गया सर, मैं सुन लिया, नोट कर लिया हूँ। अब आपकी सरकार अगर आती है सत्ता में तो आप हरलाखी के लिए क्या विकास करेंगे? देखिए, है महागठबंधन का सरकार एगी तो इंटर कॉलेज उसी साल में बनेगा। रोड मैप में सबसे पहले डिग्री कॉलेज यहाँ खुलेगा हरलाखी विधानसभा के अंदर में। और आज 80% कोई भी नौजवान नौकरी करते हैं, शिक्षक है, तो वह चंद्रशेखर प्रसाद पांडे महाविद्यालय के वही उसी का डिग्री, इंटर का डिग्री का कोई मास्टर बने होंगे, यहाँ बैठे होंगे। तो दूसरा बात कहे हैं कि रोड, आज रोड मैप होना चाहिए। इतना आज हॉस्पिटल का व्यवस्था, आज बोल रहे हैं 0 टॉयलेट पर, बात बहुत हो गया, बहुत सुने। आज कौन आदमी जाता है, कहे हैं संतोष जी, जो सबसे गरीब है उसका परफॉर्म होने के लिए बच्चा जाता है हॉस्पिटल में, और बच्चा गया हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट, बाहर जाए, वहां एक भी बच्चा नहीं है। वो जो बोले हैं आलम जी कि चुटपुटिया हॉस्पिटल खुला हुआ है, वहां जाएगा और पेट खोलेगा। सबसे पहले मेरा रोड मैप होगा कि हॉस्पिटल में तमाम 24 घंटा व्यवस्था, 24 घंटा हॉस्पिटल के लिए व्यवस्था हो, और शिक्षा के दिशा में, शिक्षा में पढ़ाई हो। पढ़ाई होगा तब हमारे छात्र और छात्रा शिक्षा में पढ़ने के लिए स्कूल में आवेंगे। यही मेरा चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आगे कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़िए सर। सर बहुत ही दोस्ताना माहौल में सभी लोग सर यहाँ पे थे। हर एक, हमको लगता है कि आपके हर एक राजनीतिक दल थे, बहुत सारे प्रबुद्ध, बहुत ही दोस्ताना माहौल में इतना बेहतर कार्यक्रम कहीं नहीं हुआ अब तक। निश्चित रूप से आप लोग बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। एक बार जनता के लिए और हमारे तमाम प्रतिनिधि के लिए एक बार ताली होना चाहिए। अपना सवाल आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रखा। अब समाप्ति की ओर सर एक बार हम भूषण जी से हम आग्रह करेंगे। भूषण जी, कुछ कारण से, कुछ टेक्निकल कारण से भूषण जी को हमने इस डिबेट से बाहर किया था। भूषण जी अगर कहीं आप हैं तो आ जाए। सर एक बार धन्यवाद के लिए सर आपको हम आमंत्रित किए, धन्यवाद ज्ञापन आप इस कार्यक्रम का करें। चूंकि राजनीतिक दल से आप बाहर के थे इसलिए हम आपको कुछ साइड कर दिए थे।
सर्वप्रथम आपने जो ये कार्यक्रम किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं, जिस भी दल से हो, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप किसी गेस्ट को रखते हैं तो फर्स्टली आपको गेस्ट को बुलाना चाहिए। आपको 2 शब्द गेस्ट के से शुरुआत कराना चाहिए था। यहाँ आपने चूक हुई है, आपसे भूल हुई है। चलिए कोई बात नहीं, आगे से आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं भी आज अपना बैंक छोड़ के आपके इस प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ दिन भर रहा हूँ, तो ये होना चाहिए था आपको। सर उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन चूंकि ये हमारी आपसे पहले ही बात हो गई थी कि आप सरकारी सेवा में हैं और ये टेक्निकल, वो अभी भी हमने कहा है कि किसी कार्यक्रम में यहाँ पे कई सारे डिबेट चले हैं, उसमें हो सकता था कि उसका खामियाजा किसी ने अगर आपको हमको तकलीफ होता, और कोई मंशा नहीं है कि हम आपको बुला के आपका अपमानित करें। हमारे इसके पीछे मंशा ये थी कि आप प्लीज, आपके ऊपर किसी प्रकार का नहीं, इसलिए हम साइड आपको किए थे। अब कार्यक्रम चूंकि समाप्ति की ओर है तो आपसे आदेश, आपसे आशीर्वाद चाहिए था कि इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाए, और इसके पीछे और कोई मंशा सर नहीं। नहीं, आपके द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा गया है बहुत काबिले तारीफ है, और इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद मैं बार बार आपको दूंगा। मैं पहले ही बोल दिया हूं कि आपसे ये भूल हुई है, ये डोंट माइंड, ये कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए, मेरा राय था आपसे। और मैं दूसरी बात कहूंगा कि इस डिबेट में जो भी पार्टी के लोग यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, इसको यही खत्म करके जाइएगा, किसी तरह का मन में भावना लेके नहीं जाइएगा। मैं आपसे बस यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप सब नेता से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब हम लोग कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, और मैं आपको बता दूं कि इस मैदान से हरलाखी के लिए प्रमुख मुद्दों को उठाया गया। करप्शन, विकास नहीं हुआ, हेल्थ सेक्टर, जल जमाव, अपराध, कई तरीके के प्रमुख मुद्दों को उठाए गए। तो निर्णय आपके हाथ में है। नवंबर में चुनाव होने वाला है, निर्णय आपके हाथ में है। अब क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप लोग जानते ही हैं, और मैं यही कहूंगा कि देखते रहिए प्रभात खबर। मैं हूं आदर्श शिवम, हमारे कैमरा सहयोगी हैं परितोष शाही जी, कुमार गौरव। देखते रहिए प्रभात खबर। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोग यहाँ पधारे। जय बिहार, जय मिथिला। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।